पॉइंट हम लोग आज देख रहे हैं फ्लूइड, लिक्विड और गैस which can flow due to pressure difference is called fluid. तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड कहते किसको है। लिक्विड या गैस फ्लूइड कहलाता है क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस होने पर। ये फ्लो कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस होने पर, इसलिए इसे हम लोग फ्लूइड कह रहे हैं। फ्लूइड के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसमें मैकेनिक्स के रूल तो वैलिड है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, लेकिन फिर भी उसको थोड़े अलग अंदाज में हमें अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए आगे जो हम मैकेनिक्स देखेंगे उसके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स टर्म यूज करेंगे। अब फ्लूइड मैकेनिक्स यदि हम कहते हैं तो निश्चित रूप से इसके दो पार्ट हमें करना पड़ेगा, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो हमें समझना होगा प्रेशर, दूसरा समझना होगा पास्कल लॉ, और तीसरा समझना होगा बायंसी या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और नेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट तैरता कैसे है, फ्लोटेशन। और डायनामिक्स में केवल दो पॉइंट हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन या थ्योरम। तो कुल मिलाकर के स्टैटिक्स डायनामिक्स में दो पार्ट करके दोनों पार्ट में ये पॉइंट्स हमें समझते हैं। फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स के दो पार्ट हो गए, एक स्टैटिक्स एक डायनामिक्स। स्टैटिक्स में पहला हमें देखना है प्रेशर, दूसरा पॉइंट देखना है पास्कल्स लॉ, तीसरा पॉइंट देखना है बायंसी, या बायंसी के साथ लिख लीजिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायंसी के लिए ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और उसके बाद फ्लोटेशन, कोई ऑब्जेक्ट तैरता है तो बायंसी वेट के बराबर होगा तो तैरेगा। और डायनामिक्स में देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्रेशर। प्रेशर ये हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया जो चुन रहे होते हैं वो बहुत छोटा, तो हम लिखते हैं डेल्टा ए टेंस टू 0। तो ये हम कह रहे हैं डिफाइन किया हुआ प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ऐसा यूनिट जो हम देखते हैं फोर्स का, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कॉल्ड पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए। यदि हम लोग एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं तो अनदर यूनिट, एटमॉस्फेयर के कारण हमारे ऊपर प्रेशर है, तो 1 एटम ये हो जाता है लगभग 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटम, इसके लिए कह देते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज not an vector quantity. It is a
स्केलर। सर आप कैसे ऐसे कह सकते हो? तो मैं जब बात करता हूं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 एटम, तो क्या इसका कोई डायरेक्शन आपके दिमाग में आता है? 1 एटम प्रेशर यहाँ का प्रॉपर्टी है, ऐसा ही तो आप फील करते हो कि एटमॉस्फेयर में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर है 1 एटम, उसके डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। प्रेशर के कारण जो फोर्स बनेगा उसका डायरेक्शन होगा। जैसे इस रूम में एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर गैस का हम देख रहे हैं, और उसके कारण यदि हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स तो हमें मिलेगा दीवारों पे, उसके परपेंडिकुलर धकेल रहा होगा एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स, उसके कारण प्रेशर का जो फोर्स बनेगा वो परपेंडिकुलर टू द चूजन सरफेस। आप यदि किसी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, आप यहां देखिए तालाब के भीतर किसी पॉइंट पे हम प्रेशर के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ये डेप्थ दिया गया है एच, एच को हमने कहा डेप्थ, और यहां हम जानना चाहते हैं इस जगह प्रेशर। तो यहाँ एक एरिया हमने चुन लिया डेल्टा ए, बहुत छोटा सा। फिर हमने इमेजिन किया एक उस एरिया के ऊपर में कॉलम लिक्विड का, इस लिक्विड का जो भी मास होगा एम जी, उसके कारण यहाँ फोर्स आएगा। और प्रेशर हम लोग कैसे देखते हैं? एफ बाई ए, एम जी बाई डेल्टा ए। डेल्टा से कंफ्यूजन हो तो डेल्टा हटा दो, यही रहने दो। अब मास कैसे लिखेंगे? तो ए इंटू एच हो जाएगा वॉल्यूम, वो जो आपने चूज किया है कॉलम उसका वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, सिलिंड्रिकल कॉलम है ना जो चूज किया है उसका वॉल्यूम, उसको रो से मल्टीप्लाई करते हैं लिक्विड की डेंसिटी से, तो हो जाएगा मास, जी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया प्रेशर। ए टेंस टू जीरो करने का मौका ही नहीं आया, ये कैंसिल आउट हो गया। इसे हम याद रखते हैं रो जी एच। ये जो प्रेशर आ रहा है लिक्विड कॉलम के कारण, इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर लेते हैं गेज प्रेशर, या इसे कह देते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और गेज प्रेशर, या और प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप यहां बात कर रहे हैं प्रेशर के लिए, जो रोजी एच आया है ये लिक्विड का प्रेशर है, लेकिन इसे ये भी तो कह सकते हैं कि लिक्विड का प्रेशर वो जो एटमॉस्फेयर के एक्स्ट्रा, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो ऊपर से धकेल ही रहा होगा तालाब के पानी को। तो प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गेज प्रेशर, या प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, या सिंपली प्रेशर कह लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बर्तन में देखें पानी रखा हुआ, या एक बोतल में, ये देखिए डिजाइनदार एक बोतल, यहाँ पर पानी ऐसे या कोई भी लिक्विड ऐसे रखा हुआ जिसकी डेंसिटी रो है, और इसमें हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं, जैसे टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात करना चाहते हैं, 1 2 3, यहां से यहां तक स्मॉल एच, और इससे आगे ये कैपिटल एच, यहां पर 4 और यहां पर 5। गौर करते हैं कि आखिर ये प्रेशर जो है
1 पे टोटल प्रेशर कितना होगा? तो 1 पे कौन मौजूद है? एटमॉस्फेयर। तो 1 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई कंफ्यूजन तो बताएं। 2 पर कौन होगा? P1 से वो नीचे है कितना? H। तो P1 से प्लस रो जी एच। P1 पे कौन है? P0 प्लस रो जी एच। ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या प्रेशर। क्वेश्चन के हिसाब से हम, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम ये सोचेंगे कि एटमॉस्फेरिक लेकर बात करूं या उसके बिना बात करूं। 5 वाले पे आइए, सॉरी 3 वाले पे आइए। तो वो जो जितना 2 पे है उससे भी ज्यादा, रो जी कैपिटल एच, रो लिक्विड का डेंसिटी है। तो ये कितना था? रो जी प्लस रो जी एच। यदि आप देखें तो P3 भी हमारे सामने आया। अब बताइए 4 पे मैं क्या करूं? तो 4 पर आप यदि लिखना चाहते हैं P4, तो वो P3 के बराबर होगा। सेम हॉरिजेंटल लेवल में यदि फ्लो नहीं दिख रहा है, तो प्रेशर सेम है तभी तो फ्लो नहीं हो रहा है, नहीं तो फ्लो करता हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो 3 और 4 पे प्रेशर एक जैसा। आप इसे ये भी लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स, P3 इक्वल्स टू, ये भी लिख सकते हैं P5 प्लस रो जी एच कैपिटल। 5 पे जितना होगा उसमें रो जी एच ऐड करेंगे तो भी P3 मिल सकता है। और मैं आप इसे देखें, P3 लिखने के दोनों रास्ते आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि आप बात करते हैं P5 के लिए, तो P5 पे कितना होना चाहिए? तो P2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रेशर में डिफरेंस होता तो लिक्विड को हम फ्लो करता देखते। नहीं फ्लो कर रहा है तो सेम लेवल में प्रेशर का वैल्यू सेम। अभी स्टैटिक्स टॉपिक में है क्योंकि रुका हुआ हमें दिख रहा है सारा कुछ। एक ध्यान से देखिए ये आइडिया कि एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और कई पाइप लगे हुए हैं। यहाँ इस में पानी भरा हुआ हम देख रहे हैं पूरे बर्तन में। आपको क्या लगता है किस पाइप में ज्यादा हाइट तक पानी गया होगा, ऊपर तक दिख रहा होगा पूरा पानी भरा हुआ? तो इसे सोचने का क्या रास्ता होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 एक ही लेवल में है या नहीं? P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू P4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रो जी H1 इक्वल्स टू रो जी H2 इक्वल्स टू रो जी H3 इक्वल्स टू रो जी H4। मैंने P0 को कंसीडर नहीं किया। इससे क्या पता चल गया? H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H3 इक्वल्स टू H4। हाइट जो होंगे हर एक में वो सेम आने वाले हैं। सर ये हाइट सेम आएगा या इंक्लाइनेशन सेम आएगा? ओ इंक्लाइनेशन अलग हो जाएगा, हाइट सेम होगा। लिक्विड का जो हाइट दिखेगा कॉलम में, सर आपने वहीं तक क्यों लिया?
आप नीचे तक लेके हाइट दिखाओ, हाँ यार नीचे तो सब में सेम है ही, तो आप ऊपर से फ्री सरफेस से देख लो हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्लाइनेशन अलग होगा पाइप में, लेकिन हाइट जो होगी वो सेम होगी। यहां तक में कोई कंफ्यूजन? हाइट सेम होगा, उसका कारण क्या है, वो एरिया एरिया पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना, वो रोडली एच प्रेशर है और प्रेशर एच पे डिपेंड कर रहा है, और सेम लेवल प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। मुझे ये बताओ, ये 3 बर्तन है या ये 2 बर्तन है, इन दोनों बर्तन में यदि मैं 100 ग्राम वाटर रख दूं, 100 ग्राम वाटर, एरिया बेस एरिया सेम है, तो किस बर्तन के बेस पर प्रेशर ज्यादा आएगा लिक्विड के कारण? तो मुझे ये बताइए, 100 ग्राम पानी, बेस एरिया एक जैसा बर्तन है, दोनों में रख रहे हैं, तो क्या लेवल एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? सोचो, एक बर्तन का ऊपर वाला पार्ट जो है थोड़ा बिखरा हुआ है और एक में स्ट्रेट है सिलेंडर जैसा, तो किस में ज्यादा बिखराव, जिसमें ज्यादा बिखराव है उसमें क्या हो जाएगा, हाइट। तो हाइट पे फोकस करिएगा, ये नहीं कि मास से एमजी बनाकर आप सोच रहे हैं। जब आप देखेंगे ना हाइट, तो लॉजिकली खुद आपको दिखेगा, सेंस H1 इज लेस देन H2 और H1 इज लेस देन H2, तो ये हो जाएगा रोजी H1 इज लेस देन रोजी H2, प्रेशर एट बेस 1 इज लेस देन प्रेशर एट बेस 2, जबकि दोनों में मास सेम है। दोनों में मास सेम है। सर ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ हम फोर्स को प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं, यहाँ पहले प्रेशर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए शुरुआत ही किया है स्टैटिक्स में प्रेशर से। यहाँ फोर्स बाद में सोचते हैं, प्रेशर पहले सोचते हैं। अब कोई पूछे बेस पर कितना फोर्स होगा, तो बेस पर कितना फोर्स होगा लिक्विड का, तो वो लिखेंगे P1 इंटू ए और P2 इंटू ए। तो लिक्विड के कारण जो बेस पर फोर्स होगा वो किसमें ज्यादा किसमें कम? दूसरे वाले के केस में ज्यादा और पहले वाले में कम। सर दोनों में तो एमजी है, तो बेस पे अलग अलग कैसे? अरे कुछ बाकी में दूसरे वाले में देखो ना, पानी का कुछ पार्ट दीवारों पे रेस्ट कर रहा है, बेस पर उसका फोर्स का इफेक्ट नहीं है, ऐसे सोच लो, फील करो उसे। और नहीं तो बेसिक रूल तो यही है ना, प्रेशर इनटू एरिया, तो जो प्रेशर बेस पे आ रहा है वो हमने दूसरे वाले में देखा ज्यादा, तो उस पर जो फोर्स आएगा वो ज्यादा। तो यहाँ फोर्स एमजी से नहीं देखेंगे, पहले प्रेशर। कोई पूछे कि बर्तन ने टोटल कितना फोर्स लगाया, हम कहेंगे कि सेम एमजी लगाएगा, क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे है। तो सर बर्तन ने सेम लगाया तो बेस ने अलग कैसे लगाया? तो बर्तन के 2 टुकड़े करो, एक बेस और दूसरा दीवार, दोनों मिल करके एमजी फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले वाले केस में जितने जोर से पानी दीवार को धकेलेगा उतने ही जोर से दीवार पानी को धकेलेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। सर दीवार पानी को क्यों धकेलेगा? अरे पानी का मॉलिक्यूल फ्री है, वो कबड्डी खेल रहा है, जैसे एयर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर दीवार पे लगता है वैसे पानी का भी प्रेशर दीवार पे लगेगा। ऐसा नहीं होता तो डैम को दीवार से जो पानी रोक कर रखते हैं मजबूत बनाने का काम ही नहीं पड़ता, वो तो कैसा भी दीवार खड़ा कर दो। लेकिन डैम के दीवार बड़े मजबूत आपको बनाने पड़ते हैं, क्योंकि पानी उसे भी धकेल रहा है, वहां भी प्रेशर है। तो सर क्या दीवार वाला जो प्रेशर होता है वो भी वेट पे डिपेंड, वो भी क्या हाई डेप्थ पे डिपेंड करेगा? और सोच के तो देखो, ज्यादा डेप्थ में ज्यादा प्रेशर, कम डेप्थ में कम प्रेशर, तो ज्यादा डेप्थ में ज्यादा फोर्स लगता होगा दीवार पे, कम डेप्थ में कम फोर्स लगता होगा दीवार पे। तो सर क्या डैम वाले दीवार में नीचे ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा? खुद ही सोच के देखो, इंजीनियर बनने वाले हो। आप जब दीवार का डिजाइन करेंगे किसी डैम के लिए,
तो उसके दीवार ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे। यदि यहाँ पानी को रोक के रखना है तो नीचे उसकी थिकनेस ज्यादा रखनी पड़ेगी, जिससे कि ऊपर जो फोर्स आप दीवारों पे लगता देखेंगे लिक्विड का, वो प्रेशर डेप्थ के बढ़ने के साथ बढ़ता जा रहा है। तो नीचे प्रेशर ज्यादा आएगा तो क्या नीचे नहीं ज्यादा फोर्स लगाकर वो तोड़ने की कोशिश करेगा? तो रोकने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। यदि मजबूत नहीं बनाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो जो दीवार बनाएंगे, वॉल बनाएंगे, उसकी थिकनेस नीचे ज्यादा रखनी पड़ेगी, ज्यादा उसको मजबूत होना पड़ेगा। ऊपर थोड़ा कम भी थिकनेस रखेंगे तो चलेगा। ऐसा क्यों? फील किया क्या? और बेस पर हर एक जगह एक जैसा प्रेशर है, क्योंकि एक जैसा डेप्थ यदि है तो एक जैसा प्रेशर, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर। तो बेस पर जब आपको फोर्स चाहिए तो डायरेक्ट एरिया इंटू प्रेशर कर देते हैं, फोर्स निकल कर चला आता है। किसी डैम के लिए चाहे तो ये डायग्राम कॉपी पे आप बना सकते हैं, जिसका वॉल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नीचे ज्यादा थिक, ऊपर कम थिक होने पे भी काम चल जाएगा। यहां ध्यान से देखिए, एक टर्म आ गया, लिक्विड फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू लिक्विड। अब यदि लिक्विड आपने भर दिया है ऊपर तक एक बर्तन में, तो इसके दीवारों पे जो फोर्स आप सोचेंगे तो प्रेशर तो एक जैसा है नहीं। तो नेट फोर्स आपको क्या लगता है, कहां लगता होगा? सेंटर पे लगता होगा या सेंटर के नीचे कहीं लगता होगा? एफ नेट तो नीचे कहीं लगता होगा, क्योंकि नीचे ज्यादा प्रेशर है। और ये लिखेंगे कैसे? कहां देख रहे हैं? ऑन वॉल। तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ वॉल। तो एवरेज प्रेशर कैसे निकालोगे सर? तो ऊपर 0, नीचे यदि एच डेप्थ कहते हैं तो रो जी एच बाई 2 एवरेज प्रेशर, और इनटू वॉल का एरिया। तो वॉल का एरिया कैसे ले सकते हैं? हाइट इनटू लेंथ। यदि ये लेंथ दिया गया हो तो, या डायरेक्ट एरिया दिया गया हो तो ये लिख दो, एरिया ऑफ वॉल, ए वॉल। तो एवरेज क्यों करना पड़ा? लॉजिक सोचो, एवरेज क्यों करना पड़ा वॉल पे फोर्स देखने के लिए? क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वहां पर बदल रहा था प्रेशर। तो किस प्रेशर को लेके आप मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालोगे वॉल पे? तो एवरेज कर लो। एवरेज सर कैसे सोचा आपने? तो ऊपर में 0, नीचे रो जी एच, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। सर मैं एवरेज नहीं लूंगा, तो ठीक है, कैलकुलस अप्लाई कर लो, एक छोटा सा वाल का स्ट्रिप लेके उस पर फोर्स निकालो, इंटीग्रेट करो 0 से एच। नहीं नहीं सर, ये एवरेज ठीक है। हाँ तो ठीक है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 इंटू वॉल। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, रो जी एच, लिक्विड के कॉलम का प्रेशर। यहां एक टर्म आ गया, बैरोमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान से देखिए, होता क्या है कि इसमें एक यू शेप का एक यू ट्यूब लेते हैं, जिसमें भरा हुआ है लिक्विड मरकरी। हेवी होने के कारण मरकरी आपने फिलअप कर दिया, इस तरह से फिलअप किया कि थोड़ा सा भी एयर के रुकने का कोई गुंजाइश ना हो। फिर आपने क्या किया, एक और बर्तन लिया, उसमें भी भर लिया मरकरी। फिर आपने क्या किया, अंगूठे से इसे क्लोज किया और इसको इन्वर्टेड कर दिया। इन्वर्टेड करके ऐसे रख दिया ट्यूब को।
तो यदि ऐसे रख देंगे ट्यूब को मरकरी के ऊपर में, तो मरकरी अपने वेट के कारण कुछ नीचे आता जाएगा या नहीं आता जाएगा, और यदि नीचे आएगा तो ऊपर में कुछ खाली जगह बचेगा या नहीं, और यदि खाली जगह बचेगा तो यहाँ कह देते हैं वैक्यूम। अब ये वैक्यूम है, मतलब वहां कोई एयर नहीं है, तो वहां तो कोई प्रेशर नहीं होगा, मतलब वहां पर यदि कोई अभी प्रेशर देखेगा तो हम कहेंगे 0। अब जहां ये रुक गया, तो रुक गया तो हम लोग ये 2 पॉइंट चुन रहे हैं 1 और 2। तो 1 और 2 पे प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, तो दोनों पे एक जगह होगा, सेम लेवल में है। 1 पे कौन दिख रहा है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 2 पे कौन दिख रहा है, ρGH। ये रो किसका, मरकरी का, जी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। डेंसिटी किसका लेंगे, मरकरी का, यहां मरकरी है, यहां मरकरी है। तो हम देखते क्या है, जनरली ये 1 मीटर का ट्यूब लिया गया होता है, जनरली ये 1 मीटर का ट्यूब लिया गया होता है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, और ये रुका हुआ आता है 76 सेंटीमीटर जनरली, जब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम देखते हैं। तो आप क्या कह देते हैं, प्रैक्टिकली जब ये 76 सेंटीमीटर दिख गया तो 1 एटम इक्वल्स टू लिख देते हैं 76 cm ऑफ Hg कॉलम। यदि वाटर का लेंगे कॉलम तो वो बहुत बड़ा कॉलम हो जाता है, इसका 13 गुना ज्यादा। मान लो 12-13 मीटर का पाइप ट्यूब लेके ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वो आएगा। तो हम लोग जनरली मरकरी यूज करते हैं इस बैरोमीटर में, ये इंस्ट्रूमेंट कहलाता है बैरोमीटर। सिंपल सा लॉजिक। यदि गलती से एयर रह गया बैरोमीटर में शुरू में, तो ऊपर में जहां आपने वैक्यूम लिखा वहां एयर आ जाएगा, और एयर आ जाएगा तो वहां प्रेशर P1 आ जाएगा, वहां प्रेशर P1 आ जाएगा तो जो या P डैश आ जाएगा, तो जो 2 पे आप प्रेशर देख रहे हैं वो हो जाएगा P डैश प्लस ρGH। यदि एयर आ गया ऊपर वैक्यूम के बदले तो वहां भी कोई प्रेशर होगा P डैश, और H हाइट का मरकरी कॉलम तो P डैश प्लस ρGH होगा 2 का प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आप बराबर करेंगे। क्या ये आइडिया सही में सेट हुआ दिमाग में? आप यदि यहाँ एक छेद कर दें बैरोमीटर में इस जगह कहीं, तो आपको क्या लगता है, क्या मरकरी बाहर आ पाएगा वहां से? तो नहीं आएगा, क्योंकि बाहर में जो है 76 कॉलम के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि भीतर में जो मरकरी का हाइट आएगा वो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आएगा, तो वो उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा कि भीतर वाले मरकरी को छेद से बाहर धकेल दे। कहां पर प्रेशर ज्यादा है, भीतर या बाहर? भीतर जब पूरा कॉलम आएगा 76 तब बनेगा 1 एटम। ऊपर में कहीं छेद किया पाइप में तो वहां पर प्रेशर क्या दिखेगा, 10 सेंटीमीटर से, तो मतलब वो तो 76 से कम ही दिखेगा ना ऊपर से आने वाला दबाव। और यदि आपने वैक्यूम वाले जगह पे छेद कर दिया, यहाँ पे छेद कर दिया होल, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पहुंच जाएगा, ये मरकरी को धकेल करके यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, कोई कॉलम नहीं बचेगा, इधर भी P0 और इधर भी P0। यदि आपने ऊपर वैक्यूम में छेद कर, ऊपर जहां खाली जगह था वहां छेद कर दिया पाइप में, तो एटमॉस्फेयर पहुंच गया, एटमॉस्फेयर दबाना शुरू करेगा, और बैलेंस कब होगा, जब वो खुद एटमॉस्फेयर हो लेफ्ट साइड भी पाइप में और राइट साइड भी, तो वहां फिर मरकरी ट्यूब में नहीं बचेगा। यदि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ट्यूब में छेद नहीं होता, और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर यदि वेरी करे, छेद ना हो ट्यूब में कहीं, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर वेरी करे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर वेरी करेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटम से कहीं बदल गया, कहीं ज्यादा हो गया, कभी मौसम बदलने पर, तो ज्यादा दबाएगा मरकरी को, बर्तन वाले को, और वो ट्यूब में हाइट उसकी बढ़ जाएगी। फील करो ना, ट्यूब वाले मरकरी को धकेल के कुछ ऊपर कर देगा, तो 76 से हो सकता है वो 76.5 सेंटीमीटर हो जाए। यदि एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यदि कहीं कम हुआ, हो सकता है 76 से
5.8 आ जाए सेंटीमीटर कॉलम का हाइट, क्योंकि मरकरी थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ये हाइट डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर। वो बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, वो कम होगा, हाइट कम होगा। जनरली स्टैंडर्ड केस में जो 1 एटम है वो कितना है? रोजी एच 76 cm ऑफ एच जी कॉलम के बराबर। यहां चेक करिए, किसी बर्तन में यदि हम कहते हैं किसी ब्लॉक को हमने डुबाया, किसी बर्तन में हमने किसी ब्लॉक को डुबाया, तो यहां पर आप जानते हैं कि इस ब्लॉक ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर एफ बायंसी आप लगता देखते हो, बायंट फोर्स। आर्किमिडीज ने जो कहा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफ बायंसी ये नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड है ऑन ब्लॉक सबमर्ज्ड इन इट, और यही किसके बराबर आ जाता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के ये बराबर आ जाता है। तो आप आज तक ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जानते थे, बायंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने बायंसी की चर्चा किया हुआ है, और वो आपने इतना ही कहा हुआ है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं 11th में, ये जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, ये नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन ब्लॉक है। सर, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक का क्या मीनिंग आप लेना चाहते हैं? ध्यान से देखो, यहां तक आप कहते हैं डेप्थ h1, और यहां तक आप कहते हो डेप्थ h2। यहां देखो, प्रेशर के कारण फोर्स ऊपर से नीचे लगता हुआ, इसका नाम मैंने दिया F1। और यहां देखो फोर्स बढ़ता गया। फोर्स बढ़ता क्यों गया? इसका कोई कारण आप पूछना चाहें तो पूछिए, या आपको पता है तो बताइए। ये फोर्स बढ़ता कैसे गया? डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज हुआ तो बढ़ता गया। आपने ये देखा। अब नीचे से जो ऊपर लग रहा था फोर्स, ये F2। और ध्यान से देखो, लेफ्ट से जो राइट लग रहा है और राइट से जो लेफ्ट लग रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये F और F आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड कितना आएगा? F1 हो जाएगा P1 इंटू ए, और F2 हो जाएगा P2 इंटू ए। तो नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन ब्लॉक, ये है ब्लॉक, नेट फोर्स और रो लिक्विड की डेंसिटी है ऑन ब्लॉक ड्यू टू लिक्विड, ये कितना आप लिख देंगे? F1 और 2 में कौन बड़ा दिख रहा है? F1 और 2 में कौन बड़ा दिख रहा है? F2। तो ये जो आ रहा है F2 कितना? P2A। और F1 कितना? P1A। आप मुझे बताइए P2 कैसे लिखोगे? P0 प्लस रो GH2 इंटू ए। और P1 कैसे लिखेंगे? P0 प्लस रो GH1 इंटू ए। ध्यान से देखिए, P0 कैंसिल आउट हो गया। ये डाटा कितना आ गया? ये डाटा आ गया रो H2 माइनस H1 इंटू जी। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, A इंटू H2 माइनस H1। A इंटू H2 माइनस H1 हो गया जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है, जितना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है। और रो किसका है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट।
डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास इनटू डिस्प्लेस लिक्विड का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेट, ये हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और इसी को आप कहते थे बायंट फोर्स, और इसी का नाम क्या रख देते थे, बायंट फोर्स, एफ बी। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितना लिक्विड हटाया है ब्लॉक ने अपना पोजीशन उस लिक्विड में जमा बनाने के लिए, जितने लिक्विड को हटाया, तो जितना उसका खुद का वॉल्यूम है उतने को पूरे को हटाता अभी दिख रहा है। और वो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट ऑफ द ब्लॉक, बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, ए इंटू एच टू माइनस एच वन। ये हो गया डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, जो रो डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी है, वो लिक्विड की डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की नहीं है। तो वो डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया, जिससे मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो गया। अच्छा ये बताओ, यदि फ्री फॉलिंग कंडीशन होता तो वेट क्या हो जाता है आपका, हाँ, इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट और इनसाइड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ड्यू टू वेटलेसनेस, ड्यू टू वेटलेसनेस, weight of displaced liquid will be zero, effective weight of displaced liquid या buoyancy will be zero, buoyant force will be zero, buoyant force will be zero। यदि हम ये कह देते हैं कि लिक्विड जो है फ्री फॉलिंग कंडीशन वाला डिस्प्लेस लिक्विड है, तो फ्री फॉलिंग कंडीशन में उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट क्या होगा, जीरो, जैसे आपका वेट होता है जीरो। तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट जीरो है तो हम क्या कह देंगे, बायंट फोर्स जीरो। और बायंट फोर्स यदि आप कहते हैं, मींस कोई भी फोर्स यदि आप कहते हैं, तो फोर्स कहने पर आपके दिमाग में दो चीजें तो आती ही आती है। यदि आप कहते हैं बायंट फोर्स, तो एक आएगा उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव वर्ड डाल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है अपोजिट टू जी इफेक्टिव। एसएचएम में क्या कहीं जी इफेक्टिव देखने का मौका मिला है आपको, अपोजिट टू जी इफेक्टिव। और नीचे हमने खास मेंशन कर ही दिया है, इन फ्री फॉलिंग लिफ्ट एफ बायंसी हम कह देते हैं जीरो। ये इफेक्टिव वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैसे लिखते होंगे, इफेक्टिव वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव, ये हो जाता होगा एफ बायंसी, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव एसएचएम में देखते हैं, जी इफेक्टिव एनएलएम में भी यूज कई बार किया होगा, और नहीं किया है तो आगे हम फिर करके देख लेंगे, घबराना नहीं। स्यूडो फोर्स और एमजी का रिजल्टेंट जो लेते हैं, वो जिस डायरेक्शन में आता है वो नेट, वो इफेक्टिव वेट हो जाता है, उसको मास से डिवाइड करिएगा तो जी इफेक्टिव आ जाता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप आप कह लें।
यदि 90 डिग्री पे है स्यूडो, तो यदि एक ही डायरेक्शन में है तो G प्लस ए, अपोजिट डायरेक्शन में है तो G माइनस ए। यहां चेक करिए, यदि कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट में आपको एक बॉल टंगा हुआ दिख रहा है जिसका डेंसिटी है 3 रो और लिक्विड का डेंसिटी है रो, और ये लिफ्ट कहां पर भरा हुआ है, ये लिफ्ट भर में पानी भरा हुआ है और ये लिफ्ट जा रहा है जी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, अप, वर्टिकल अप। ये मूव करते देखो लिफ्ट को। आपको बताना है टेंशन का वैल्यू कितना होगा, आपको बताना है टेंशन का वैल्यू कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त आप एफबीडी बनाएंगे। इन लिफ्ट फ्रेम, लिफ्ट के फ्रेम में चले गए, टेंशन ऊपर, mg नीचे, ma स्यूडो नीचे और F बॉयंसी ऊपर। हम सॉल्व करते वक्त क्या लिख रहे होंगे, एट इक्विलिब्रियम F बॉयंसी प्लस T इक्वल्स टू mg प्लस ma, F बॉयंसी प्लस T इक्वल्स टू mg प्लस a। ये mg प्लस a जो है यही है G इफेक्टिव। आप जो उस फ्रेम में देख रहे हैं वे, ये mg इफेक्टिव, G प्लस a और F बायंसी प्लस T। टेंशन कैसे लिखेंगे आप, mg इफेक्टिव माइनस F बायंसी। अब ध्यान दीजिएगा, बायंस फोर्स कैसे लिखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो मास अपॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अरे मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम सबको पता है या नहीं पता है, और उसको लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट मास, और इसको जी इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का इफेक्टिव वेट। अब यहां चेक करिए ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2mg इफेक्टिव बाई 3, 2mg इफेक्टिव बाई 3 आ गया ये वैल्यू। ट्वाइस, सर कैसे, अरे यार mg इफेक्टिव माइनस mg इफेक्टिव बाई 3 आ गया, तो चेक कर लो ना, ये हो जाएगा ट्वाइस mg इफेक्टिव बाई 3, और ट्वाइस m बाई 3 जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g प्लस a, क्योंकि स्यूडो नीचे की तरफ है, 2m बाई 3 g प्लस g, ये कितना हो जाएगा 4mg बाई 3। अब ये बहुत छोटा पॉइंट है कि लिफ्ट के फ्रेम में जाएंगे तब बायंसी, टेंशन और वो स्यूडो और वेट सारा देखकर फिर इक्वेशन लिखेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। सर आपने ये वॉल्यूम कैसे लिखा डिस्प्लेस, तो मास अपॉन डेंसिटी, जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और बॉल का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, बॉल का मास, बॉल का मास मैंने मान लिया m अपॉन बॉल की डेंसिटी 3 रो। अब उसको रो लिक्विड से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, क्योंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी, वो हो जाएगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास। तो जब इन दो टुकड़ों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, और जी इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल जी से नहीं, जी इफेक्टिव से। सर मैंने यदि जी से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, गारंटी मेरी है, ये किताब नहीं सिखाता, ये मैं कैलकुलेशन गलत कर करके आपको बता रहा हूं, बच्चों ने पूछ पूछ के मुझे सिखाए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जी इफेक्टिव से आपको वहां मल्टीप्लाई करना है। एक पॉइंट यहां आपके सामने मैंने रख दिया कि लिक्विड के कारण नेट फोर्स, उसे हम कहते हैं बॉयंसी।
क्या कहते हैं? लिक्विड के कारण जो नेट फोर्स होता है उसे कहते हैं बॉयंसी। ठीक, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि आपके सामने एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है और वो जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है उसके नीचे में हेमिस्फेरिकल कैविटी है, सॉलिड सिलेंडर है और उसमें ये कैविटी है, खाली जगह है नीचे। ये सरफेस कैसा है? हेमिस्फेरिकल सरफेस। और इसको आप एक धागे से लटकाते हो किसी लिक्विड के भीतर। लिक्विड के कारण, अच्छा यहां पर मैंने ये रेडियस दिखाया है आपको R, ये सिलेंडर सॉलिड विथ हेमिस्फेरिकल बॉटम, कैविटी एट बॉटम। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ये एक पॉइंट दे दिया कि ये जो डिस्टेंस है ये भी है R, ये है H, या H स्मॉल h कह लें या R कह लें, कुछ भी, H0 कह देता हूं। लिक्विड का डेंसिटी है रो। ध्यान से देखिएगा, लिक्विड के कारण फोर्स तो लगता होगा, फील करना बॉटम पे लगने वाला फोर्स। क्या आप लोगों को फील आया ये फोर्स? उसका नेट वैल्यू किस तरफ होगा, क्या उम्मीद करते हो आप? इन सारे वेक्टर का वेक्टर सम किधर आएगा? हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट या वर्टिकल अप? वर्टिकल अप। ये आया F2 और ऊपर से नीचे भी तो लगता होगा, ये आया F1। आपको F2 बताना है कितना होगा, F2 बताना है कितना होगा। लिक्विड के कारण बॉटम पर लगने वाला फोर्स बताना है कितना होगा। लिक्विड के कारण बॉटम पे लगने वाला फोर्स कितना होगा ये बताना है आपको, हेमिस्फेरिकल बॉटम पे। तो सर इसमें तो मैं वेक्टर सम निकाल लूंगा, बड़ा आसान। तो आप क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, एफ बॉयंसी आप सोचेंगे और ये होगा F2 माइनस F1। आपको एफ बॉयंसी लिखना मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। सर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखोगे? पाई आर स्क्वायर एच -2/3πr3। ढूंढते रहो कहां से आया, रो लिक्विड इनटू जी। आपने एफ बॉयंसी लिखना सीख लिया, आपको F1 लिखना भी मैं सिखा देता हूं, रो लिक्विड इंटू जी इंटू H0 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। और आपसे F2 पूछा गया है तो F2 कैसे निकाल लोगे आप? F बाइन C प्लस 1। क्या ये आइडिया आपके समझ में आया? F1 लिखेंगे, F2 निकालना मुश्किल है, लेकिन F2 माइनस F1 बाइन C निकालना आसान है। तो बाइन C अलग निकाल लो, F1 अलग निकाल लो, F2 निकल के चला आएगा। अब राग ये पॉइंट क्लियर है? पक्का वाला? यस सर, ठीक। यहां पर यदि हम इस बात को देखें कि बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ? जितना ऑब्जेक्ट डूबा है, ऑब्जेक्ट पूरा डूबा है। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना? सिलेंडर का हमने बचपन से याद किया है, पाई आर स्क्वायर है। लेकिन नीचे कैविटी है, उसमें सिलेंडर का मॉलिक्यूल नहीं है, वहां वाटर है, उसको हटाएंगे तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3πr3, स्फेयर का होता है 4/3πr3। तो कितना लिक्विड हटाया ब्लॉक ने? तो ब्लॉक का वॉल्यूम आया सिलेंडर माइनस हेमिस्फेयर, उतना लिक्विड हटाया ब्लॉक ने अपना जगह बनाने के लिए। उसको रो लिक्विड से मल्टीप्लाई किया, मास आया डिस्प्लेस लिक्विड का, जी से मल्टीप्लाई किया, वेट आया डिस्प्लेस लिक्विड का। सर टेंशन क्यों नहीं देख रहे? अरे भाई नहीं काम है तो क्यों देखूं, जबरदस्ती थोड़े ना है कि टेंशन निकालूंगा। मुझसे पूछा जा रहा है ब्रेस पे लगने वाला फोर्स F2। तो जिनको ये पता ही नहीं है कि लिक्विड के कारण नेट फोर्स बायंसी होता है, वो ये नहीं सोच सकते, उनका ये क्वेश्चन गलत होगा, या एटी के एडवांस लेवल में चला जाता है। मेंस तक इतना नहीं सोचते बच्चे कि यदि आपको ये फील आ जाए कि नेट फोर्स लिक्विड का है, हर एक छोटे छोटे फोर्स का वेक्टर सम करना है, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल होगा ही होगा, बचेगा वर्टिकल। तो वर्टिकल वाले में ऊपर का बड़ा आसान था क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया था पाई आर स्क्वायर।
इनटू प्रेशर रो जी एच, केवल लिक्विड सोच रहे थे, एटमॉस्फेयर सोचना होता तो वो डालते पी नॉट। और नीचे वाला जो है उसका वेक्टर सम करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इतना अंदाजा था सिमेट्री से वर्टिकली अप होगा, तो निकल आया F2 हो गया FB प्लस F1। यहां एक और छोटा सा आइडिया आप दे दीजिए। हाँ, यहां एक छोटा सा आइडिया आप दे दीजिए कि यदि किसी बर्तन के एक दो आपको ओपन एंड देख रहे हैं और दोनों तरफ ये रखा हुआ है पानी के ऊपर पिस्टन, जो स्मूथ पिस्टन है, दीवार को टच तो कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं एक पिस्टन को नीचे दबाता हूं फोर्स लगा करके, यदि एक पिस्टन को मैंने नीचे प्रेस किया तो आपको क्या लगता है दूसरे तरफ जो पिस्टन है, दूसरे तरफ जो पिस्टन है क्या वहीं बैठा रहेगा या ऊपर जाएगा? अरे आपने तो वर्टिकल डाउन फोर्स लगाया, ये वर्टिकल अप कैसे जा रहा है? ड्यू टू लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि लिक्विड के फ्री सरफेस पर यदि हम कोई एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ क्या जनरेट किया आपने F/A, तो ये बिना अपने वैल्यू में चेंज किए ये हर एक जगह पहुंचता है लिक्विड, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आया वो F/A, और उसको यदि आपने 3A से मल्टीप्लाई कर दिया, यदि आपने इसे 3A से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3F फोर्स में बदल गया, और ये ब्लॉक दूसरा तरफ जो 3A का सरफेस वाला पिस्टन है वो 3 टाइम्स ज्यादा फोर्स फील करेगा। और ये जो प्रॉपर्टी आप कहते हैं दैट इज पास्कल्स लॉ। ये क्या बताया आपको कि इफ एक्स्ट्रा pressure delta P is applied on any free surface of liquid, it will transmit throughout the liquid without changing its value. If extra pressure delta P is applied on any free surface of liquid, it will transmit throughout the liquid without changing its value. आप जो एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं भी अप्लाई करोगे वो लिक्विड में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो हर एक जगह जाएगा बिना उसके वैल्यू में कोई चेंज हुए। और ऐसा हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक चेयर, हाइड्रोलिक बेड, वर्ड कहीं भी आप देख रहे हैं मतलब वहां पास्कल्स लॉ यूज किया जा रहा है। आप 50,000 में चेयर मंगवाते हैं, उस पे बैठते हैं, क्या खासियत है? आप एक नॉब को प्रेस करो और आप अपने चेयर के हाइट को एडजस्ट कर लो। अरे यार आप, मैं 70 किलोग्राम का और अपने अंगूठे से हल्का सा फोर्स लगाकर अपना वेट ऊपर की तरफ मैं धकेल पा रहा हूं, तो ये तो मैजिक है। वो मैजिक क्रिएट कर रहा है वो नॉब जिस लिक्विड से जुड़ा हुआ है, वहां वो प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर का मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा वैल्यू हमें मिलता है चेयर के रॉड के थ्रू, जो मुझे धकेल कर ऊपर ले जा रहा है। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज मिला क्या? 3 टाइम्स F लगाया और 3F मुझे वापस मिला। ये जो मैकेनिकल एडवांटेज जनरेट करते हैं दैट इज हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, बड़ा बड़ा ट्रक ड्राइव कर रहा होता है, दूल्हा पतला ड्राइवर कैसे रोक लेता है ब्रेक लगा के? उसको सामने खड़ा कर दो, वो तो स्कूटी भी ना रोक पाए, वो ट्रक कैसे रोक लेता है? तो वही हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, हल्का सा वो फोर्स अप्लाई करता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 टाइम्स, तो रुक जाता है।
आप यदि मैकेनिकल एडवांटेज लिक्विड के आप अपने को देख रहे हैं, तो यहाँ ये पास्कल्स लॉ काम कर रहा है कि जो थोड़ा सा भी, सोचो ना इस कमरे में पानी भरा हुआ हो, आप जिस कमरे में है, और मान लो तैरना आता है, सांस रोक के बैठे हुए हैं, घबराना मत, और पानी बाहर से कोई यदि दरवाजे को धकेले तो पानी पे प्रेशर आएगा। क्या वो केवल सामने वाले दीवार पे जाएगा या चारों दीवारों पे पहुंचेगा? और जो दीवार वीक होगा वो टूट जा सकता है। यदि कोई कांच का आपने विंडो लगाया हुआ है वो टूट जा सकता है। ये इवन पूरा पानी भरा है तो छत पे भी वो फोर्स लगेगा, वो हर एक डायरेक्शन में लगेगा वो लिक्विड का फोर्स। तो ये है लिक्विड की एक खास प्रॉपर्टी। यदि कोई रॉड रखा होता दिया दरवाजे के सामने में, सामने वाले दीवार तक, तो उसमें फोर्स लगाते हो तो केवल सामने वाले दीवार पे फोर्स लगेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ये वो था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। लेकिन जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आप आते हैं तो लिक्विड पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है वो लिक्विड में हर एक जगह जाता है। ये इसकी खासियत है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक बेड, हाइड्रोलिक चेयर, इन सब में पास्कल्स लॉ यूज हो रहा है। प्रैक्टिकली एक बात और बताओ, लिक्विड यदि किसी बर्तन में भरा देखते हैं और उस बर्तन को मैंने राइट साइड एक्सलरेट किया, तो क्या लिक्विड का फ्री सरफेस इंक्लाइंड नहीं हो जाता है? कैसा इंक्लाइंड हो जाएगा? चेक करिए, क्या डायग्राम पसंद आया? आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना इंक्लाइंड हो गया, तो ध्यान से देखिए, लिक्विड के ये जो फ्री सरफेस का इंक्लाइनेशन आपसे पूछा जा रहा है, ये है फ्री सरफेस। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड at rest in the container frame. कंटेनर फ्रेम, कंटेनर फ्रेम में यदि आप देखते हैं, ये कंटेनर आगे एक्सलरेट हो रहा है, तो आपको ये रुका दिख रहा है फ्रेम में। तो लिक्विड जब हम देखते हैं रुका, तो कोई छोटा सा पार्ट ले लो सरफेस पे, उस पे दो फोर्स दिखेंगे, डेल्टा एम जी और स्यूडो डेल्टा एम ए। और ध्यान दीजिएगा कि जो इसका नेट वैल्यू आता है वो 90 डिग्री पे होगा सरफेस से, नॉर्मल के लॉन्ग। क्योंकि लिक्विड की एक खासियत होती है कि फ्री सरफेस पर जो भी फोर्स होगा वो उसके 90 डिग्री पे होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो लिक्विड का जो सरफेस होगा फ्री, वो रेस्ट पे नहीं होगा, वो फ्लो करने लगेगा। फ्लूइड की क्या खासियत होगी कि उसके फ्री सरफेस पर जो नेट फोर्स आए वो सरफेस के 90 डिग्री पे हो, क्योंकि वो टेंजेंशियल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता। सरफेस के टेंजेंशियल यदि फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो लिक्विड का सरफेस रुका नहीं होगा, वो फ्लो कर रहा हो। तो लिक्विड के फ्री सरफेस पे जो नेट फोर्स आएगा वो किधर होना चाहिए? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एम ए और एम जी का ये रिजल्टेंट आप देख रहे हैं, अंडर रूट डेल्टा एम ए स्क्वायर प्लस डेल्टा एम जी स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर वेक्टर के हिसाब से क्या टेन थीटा लिखना आप जानते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना हो गया? ए बाई जी। आपको इंक्लिनेशन चाहिए, आपको यदि इंक्लिनेशन चाहिए तो कैसे पता चल जाएगा? ये ए बाई जी। यदि आपको हाइट चाहिए, ये कितना होगा? तो अरे यार, टेन थीटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एच बाई एल। एच बाई ये लेंथ यदि एल है तो एच बाई एल। टेन थीटा उधर से भी लिख सकते हो, आपको लिखना चाह पड़े तो। खाली जगह का वॉल्यूम चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो। खाली जगह का वॉल्यूम सर वो कैसे निकलेगा? जहां पर थीटा आपने लिया है उससे ऊपर का वॉल्यूम निकाल लो, हाफ कर दो। आधा खाली जगह है, आधा पानी भरा हुआ है। जहां थीटा लिया है उसके ऊपर वाला पार्ट देखो बर्तन का, उसका वॉल्यूम निकाल लो, बेस एरिया इनटू स्मॉल एच, और उसका आधा कर दो तो निकल आए खाली जगह का वॉल्यूम। अच्छा ऐसे कैसे सर? अच्छा यार, आप जिस कमरे में हो उसके दो किनारे ले लो, ऊपर वाला एक, नीचे वाला, उसमें एक प्लेट लगा दो, तो कमरे के दो टुकड़े हो गए ना, ऊपर वाला वॉल्यूम एक, नीचे वाला वॉल्यूम। तो वैसे ही आप इमेजिन करो पूरे कमरे का वॉल्यूम का वो हाफ कर देगा, कैसा भी हो, क्यों रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो। आप यहाँ मुझे बताइए कि ये बर्तन है, पहले पूरा भरा हुआ है,
और फिर आप एक्सेलरेशन दे देते हैं g के बराबर, तो कितना खाली हो जाने वाला दिखेगा? ये लेंथ भी l है, हाइट भी l है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता दिखना चाहिए आपको? ध्यान से देखो, यहाँ कहीं बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ कहीं बन रहा है 40 डिग्री, और 45 डिग्री बनने का मतलब L और L बराबर होना। तो 45 डिग्री बनते बनते ये कहाँ आ जाएगा? आधा बर्तन का पानी बाहर गिर जाएगा और आधा ही पानी बर्तन के भीतर दिखेगा। यदि ये एक्सेलरेशन g नहीं हो करके यदि एक्सेलरेशन g/2 होता, तो यदि एक्सेलरेशन g/2 होता तो हम क्या कहते? g/2 होता तो हम क्या कह देते कि ये उतना नहीं खाली होगा, उससे थोड़ा कम खाली होगा। वो आप ढूंढते रहिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं बुकलेट शेयर करूंगा, उसका एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 37 तक आप ट्राई करेंगे, 1 से 37 तक, और कल के डिस्कशन में उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाएगा। वो 3:30 to 4:30 के डिस्कशन में ऑनलाइन रहेगा, अपने घर से उसे आप अटेंड करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में फ्लूइड मैकेनिक्स में 1 से 37 तक, या जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ उसके 1 से 37 तक, ठीक है? उसे आपको ट्राई करना है 1 से 37। सब में स्टैटिक्स के आइडिया लगाने हैं आपको। या तो बायंसी सोचेंगे आप, नहीं तो ये प्रेशर सोचेंगे आप, नहीं तो पास्कल्स लॉ सोचेंगे आप। इन्हीं पे देखना है आपको। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। परसों फिर आपके क्लासेस रहेंगे, यदि तो उसमें फिर हम लोग डिटेल देखते हैं आगे। फ्लूइड स्टैटिक्स का मेन यही पार्ट था, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे कल, और उसके अगले टर्म पे भी इसी की प्रैक्टिस करनी है, फिर डायनामिक्स में जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।